Good morning, everyone. Let's start our new topic that is cough. एंटीटेसिव एजेंट्स क्या होते हैं और हमारे जब रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आने लग जाती है यानी कि किसी को अस्थमा टाइप में दिक्कत आने लग जाती है तब हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कफ। कफ मेनली क्या है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में अंदर ना जाए, इसकी वजह से हमें एक कफिंग होती है। कफिंग के थ्रू क्या होता है, हमारी माउथ से वो पार्टिकल्स कहीं ना कहीं वो बाहर आ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। इंटेंटेड टू रिमूव इरिटेंट एंड एक्यूमुलेटेड सेक्रीशन। कई बार देखते हैं जब हम खांसते हैं तो खांसी के दौरान हमारा बलगम बाहर आता है, तो जो हमारा इकट्ठा हो चुका होता है एक्यूमुलेटेड सेक्रीशन है, और जो हमारे इरिटेंट होते हैं जो इरिटेशन कॉज करते हैं हमारे थ्रोट में जाके, ठीक है, और उसको फिर वो रिमूव करते हैं। अब टाइप ऑफ कफ, कफ कितने टाइप्स का होता है? प्रोडक्टिव कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ क्या होता है? हेल्प्स टू क्लियर द एयरवे, सप्रेशन इज हार्मफुल फॉर मे लीड टू इन्फेक्शन। ये क्या करती है? प्रोटेक्टिव कफ वो होती है जो कि आपकी सिंपल खांसी होती है, ठीक है। सिंपल खांसी की वजह से जो भी आपकी एयरवे में जो हार्मफुल इफेक्ट है वो इन्फेक्शन के थ्रू आपके कम हो जाते हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, यूजलेस होती है, फुल भी सप्रेस हो जाती है कि खांसी के दौरान हमें कोई भी आपका प्रोडक्ट है वो नहीं सक्रिएट होता, सिंपल खांसी होती है। नेक्स्ट है फिर आपके एंटी कफ एजेंट्स। वो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी कफ को कम करते हैं, कफ के अगेंस्ट वर्क करते हैं। फर्स्ट है आपका एंटी टसिव एजेंट्स होते हैं। ये मेनली क्या करते हैं, ये सूखी खांसी होती है उसके लिए काम करते हैं। एंटी टसिव कफ सेंटर सप्रेसेंट, ये खांसी के जो सेंटर है उसको सप्रेट करते हैं कि जहां से खांसी आपकी जनरेट हो रही है। इसके लिए हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? कोडीन, फोलकोडीन, नोस्केप्सिन, डेक्सट्रोमिथोफेन, एंटीहिस्टामिन्स एंड बेंजोनेट। फेरेंजियल डिमल्सेंट जो कि आपके गले को स्मूथनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, इरिटेशन नहीं आती, रूखापन नहीं आता, गले में खराश नहीं होती, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करती है ड्रग्स लोजेंसिस, लिस्कंटस एंड लिक्योराइज। एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं जो कि आपकी खांसी में यूज होती है, ठीक है, जो आपका बलगम भी बाहर निकालते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वेनाफेसिन एंड अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका म्यूकोलाइटिक। ये क्या करती है, जो भी आपका बलगम इकट्ठा हो रहा है उसको ब्रेक डाउन करती है, और म्यूकोलाइटिक जो भी आपके म्यूकस है वो बाहर निकालती है। ब्रोमोहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोक्सिस्टीन एंड एम्ब्रोक्सोल, ये आपके मेनली ड्रग्स है जो कि एज अ एंटी कफ एजेंट्स की तरह यूज करते हैं। अब खांसी होती है आपकी, बलगम वाली खांसी भी होती है, सूखी खांसी भी होती है, और जस्ट आपका बलगम को बाहर निकालने, जिसकी छाती जम जाती है, ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर म्यूकस जमा होने लग जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए। गले में खराश होती है, खराश की वजह से आपको भी बहुत सारी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करती है एजेंट्स वो सारी की सारी एंटी कफ एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी टसिव एजेंट्स। क्या होते हैं? इनहिबिट कफ रिफ्लेक्स बाय सप्रेसिंग कफ सेंटर इन मेंडुला। ये क्या करता है, आपका जो मेंडुला पार्ट है, पार्ट ऑफ सीएनएस, ठीक है, तो आपका जो मिड ब्रेन का जो पार्ट है, ठीक है, वो है आपका मेंडुला ऑब्लिगेटा। ये क्या करता है, वहां का जो सेंटर है कफ, जो कफ कोज करता है, तो जहां से वो कफ जनरेट हो रहा है उस सेंटर को सप्रेस कर देती है। यूज्ड फॉर सिम्पैथोमेमेटिक्स ट्रीटमेंट फॉर ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ। ये मेनली हम सिम्पैथोमेमेटिक्स ट्रीटमेंट के दौरान यूज करते हैं ताकि जो भी आपकी ड्राई अनप्रोटेक्टिव कफ आ रही है, जो सूखी खांसी आ रही है, उसके अगेंस्ट काम करती है। कोडीन, इसके लिए हम कोडीन लेते हैं। ये क्या काम करती है? कफ सेंटर सप्रेसेंट इफेक्ट आती है, कोज माइल्ड सीएनएस डिप्रेसेंट आती है, कॉन्स्टिपेशन बाय डिक्रीज इंटेस्टिनियल मूवमेंट्स आते हैं। फोर्थ है आपका शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन एंड अस्थमेटिक। कई बार किसी को सांस लेने की दिक्कत आती है, तो जिसको अस्थमा पेशेंट होते हैं उनको कई बार खांसी की दिक्कत आ जाती है, तो उसके केस में भी हमें अवॉइड करना चाहिए ये सब, कोडीन नहीं देनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरली, माइल्ड अनाल्जेसिक, ये आपके थोड़ा सा मतलब
पेन को भी रिड्यूस करती है, लेस एडिक्शन, इसकी जो एडिक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या रहती है आपकी, कम रहती है। एंटीटसिव फोल कोडीन क्या करती है, सिमिलर एक्शन होता है आपका कोडीन की तरह, नो अनाल्जेसिक इफेक्ट आता है और इसके अंदर भी एडिक्शन नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ओरली और हैज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका जो एक्शन है वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कोडीन। नेक्स्ट है आपको नोस्कैप्सिन, यह है ओपियोइड एल्कलॉइड्स, पोटेंट एंटीटसिव इफेक्ट आते हैं उसके और यूजफुल रहती है आपके स्पास्मोडिक कफ में। फोर्थ है आपका नो अनाल्जेसिक इफेक्ट, इस जो हम ये ड्रग लेते हैं नोस्कैप्सिन, इसका जो अनाल्जेसिक इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। डज नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। सीएनएस डिप्रेशन और एडिक्शन, ये क्या करता है आपकी एडिक्शन को भी कॉज करता है, नहीं करता। साइड इफेक्ट आर जस्ट, इनके जो साइड इफेक्ट रहते हैं वो नोजिया और हेडेक ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका डेक्सोमिथोफेन, ये सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव एजेंट्स हैं, ये यानी कि सीधा आपके माइंड पे जाके एक्ट करता है, यानी कि मेडुला पार्ट पे। नो अनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, डज नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन एंड एडिक्शन, म्यूकोसेलरी फंक्शन इज नॉट अफेक्टेड, ये जो इसका मतलब कि ये आपकी म्यूकस पे एक्शन नहीं करेगा। अगर किसी को बलगम वाली खांसी हो रही है तो हम एंटीटेसिव नहीं देंगे, उसके लिए हम म्यूकोलाइटिन देंगे। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, डाइफेनहाइड्रामीन, क्लोरफेनेरिमीन, प्रोमेथाजीन आर यूजफुल इन कफ, क्योंकि ये किसी न किसी एंटीजेंस की हेल्प से हो रहा है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से। सेडेटिव एंटी एलर्जिक कोज होता है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट हम क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट रहता है और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रहती है, इसलिए हम एंटी हिस्टामिन की ड्रग साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं। Produce sympathomimetics relief in cold and cough associated with allergic condition of respiratory tract. नेक्स्ट है आपका एंटीटसिव में आती है आपको बेंजोनेट, इट इज अ पेरिफेरली एक्टिव कॉज सप्रेसेंट, ये क्या करती है मेनली जो आपका पेरिफेरल एक्टिंग कफ सप्रेसेंट, ये मेनली जहां से आपका मेंडुला क्या एक साइट है जिसकी वजह से आपकी कफिंग को रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, तो वहां पे जाके उसको सप्रेस कर देती है। ये क्या है लोकल एनेस्थेसिया प्रोकेन, ये आपके लोकली एनेस्थेटिक होती है, एनेस्थेटिक यानी कि कुछ टाइम के लिए उस पार्ट को लोकलाइज अनसेंसिबल कर देते हैं, यानी कि सेंसेशन वहां पे नहीं रहती। प्रोकेन एक्ट एज ए पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर, ये मेनली आपके लंग्स पे जाके काम करती है। नेक्स्ट है आपका फेरेंजियल डिमल्सन, इसके अंदर क्या आती है आपके सिरप्स आते हैं, लोजेंसिस आते हैं, लिक्योराइज आते हैं। दीज आर यूज्ड व्हेन कफ अराइज ड्यू टू इरिटेशन अबव लाइनेक्स। अब क्या रहता है आपका कई बार कफिंग हमें किस लिए आती है, क्योंकि आपके लाइनेक्स पार्ट में इरिटेशन कोज होनी शुरू हो जाती है, तो इस इरिटेशन को कोज करने के लिए यानी कि खुरदरापन आना शुरू हो जाता है, तो स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए हम फेरेंजियल डिमल्सेंट्स यूज करते हैं। ये आपको इंक्रीज करती है स्लाइवेशन, प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव स्मूथिंग इफेक्ट और इन्फ्लेम म्यूकोसा, जो भी आपकी म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन आ चुकी है उसको क्या करते हैं स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपके एक्सपेक्टोरेंट्स, ये क्या करती है मेनली इंक्रीज करती है वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकियस सेक्रेशन, रिड्यूस करती है विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम, स्पूटम क्या रहता है जो भी आप बलगम बाहर निकालते हो उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करेगी, क्योंकि विस्कोसिटी रिड्यूस होगी तो वो इजिली आपके माउथ से एक्सक्रीट होने लग जाए, क्योंकि जितना गाढ़ा होगा वो वहीं पे बॉडी में जाके अपना जमा होता रहेगा, ठीक है, तो उस लंग्स पे आपके जमा ना हो इसके लिए विस्कोसिटी को हम रिड्यूस करते रहते हैं ताकि वो इजिली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। सो कफ बिकम लेस थिनिंग एंड प्रोडक्टिव, इसके अंदर कौन कौन सी आती है आयोडीन, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, वोलेटाइल, दिस आर यूज्ड इन अ क्रोनिक कफ, जब खांसी बहुत ज्यादा होती है तब हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका म्यूकोलाइटिक, ये एजेंट क्या करती है जस्ट आपकी जो स्पूटम है उसको ब्रेक डाउन कर देती है, लोअर विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम कर देती है, सो द स्पूटम कम आउट इजिली विद लेस इफेक्ट, तो हमें ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता है, जब हम खांसी करते हैं तो इजिली आपका बलगम बाहर आ जाता है। ब्रोमहेक्सिन, it liberate lysosomes enzymes which digest mucopolysaccharides, hence decrease viscosity of sputum. साइड इफेक्ट मेनली रहते हैं रिनोरिया रहता है और लैक्रिमेशन, आपकी आंखों में पानी आने शुरू हो जाती है और आपकी नोज में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो राइनोरिया क्या होता है जब आपकी नोज में से बहुत ज्यादा आपकी
पानी आना शुरू हो जाता है नाक में से, और लैक्रिमेशन जब आपकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आपका म्यूकोलाइटिक में हम कौन कौन से एजेंट्स यूज करते हैं? एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन यूज्ड एज अ एरोसोल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ. Open disulfide bond in mucoprotein of sputum so the sputum becomes. साइड इफेक्ट रहते हैं आपके नोजिया, वोमिटिंग एंड ब्रोंचियोस्पास. कार्बोसिस्टीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली. इसको कार्बोसिस्टीन है, इसको हम ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. नेक्स्ट है आपका ब्रोंचियल अस्थमा. अब क्या होता है आपके मेनली अस्थमा में क्या रहता है, कोई भी अगर एजेंट्स आ जाता है यानी कि फॉरेन पार्टिकल जैसे एंटर करता है तो उसको ब्रोंकियल सिक्रीशन होती है, वो आपकी कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हो जाती है. लंग्स आपका प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को दिक्कत रहती है सांस लेने. तो इम्पेयरमेंट ऑफ एयर फ्लो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल. इसमें क्या रहता है, जब आपके ब्रोंकियल की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है तब आपके एयर फ्लो जितना भी होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है. स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस सेक्रेशन, जहाँ पे आपकी म्यूकस ब्रोंकियल म्यूकस है वहां पे आपकी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एलर्जी हो सकती है. आपने देखा होगा किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है तो उसी टाइम खांसी आनी शुरू हो जाती है. इन्फेक्शन की वजह से, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से. एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट में बी ड्यू टू रिलीज ऑफ मीडिएटर एंड फ्रॉम सैनिटाइज मास्ट सेल्स इन लंग. अब मास्ट सेल्स क्या आपके एलर्जी कोज करते हैं, तो ये मास्ट सेल्स क्या रिलीज करता है आपके हिस्टामिन्स वगैरह, जो कि आपके एलर्जी कोजिंग एजेंट्स रहते हैं. अब ब्रोंकियल अस्थमा आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा एंड स्टेटस अस्थमा. ठीक, अब एक्यूट क्या रहता है, नॉर्मली ज्यादा सीवियर नहीं होता, नॉर्मली मामूली सा ही होता है. क्रोनिक होता है जब आपका थोड़ा सीरियस होने लग जाए. और स्टेटस अस्थमेटिक म्यूकस होता है, बहुत ज्यादा सीवियर अस्थमेटिक कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार अस्थमेटिक अटैक भी आना शुरू हो जाता है. अब मेनली हम कौन कौन सी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं? हिस्टामिन हो गया, 5-HT सेरोटोनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, प्रोटीएज हो गए, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो गए. ब्रोंकियल अस्थमा में भी एपिसोडिक एंड क्रोनिक. एपिसोडिक मतलब होता है कि टाइम टू टाइम मतलब कि गैप दे दे के आना, तो एपिसोडिक. और क्रोनिक होता है जो सीवियर हो जाए. तो एपिसोडिक का मतलब होता है झटके देना, कि आज हुआ फिर उस शाम को दोबारा से. तो एपिसोडिक यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक बार में हो गया तो 6-7 महीने तक फ्री नहीं. एपिसोडिक भी होता है कि बार बार आपको वो चीज हो सकती है. क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स में आती है आपकी ब्रोंकियोडायलेटर. इसमें हम पढ़ते हैं सिम्पथेटोमिमेटिक्स ड्रग्स पढ़ते हैं. इसके अंदर बीटा-2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, साल्बुटामोल, टर्बुटालिन. ये सब क्या करती है, जो आपके स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसको डायलेट कर देती है. नॉन सिलेक्टिव एड्रेनलिन, मिथाइलजैंथिन में थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन एंड एटोफाइलिन. उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक में हम इबाट्रोपिन ब्रोमाइड, थायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जाफिलोकास, मोंटिलोकास, ये सब आपके एलर्जिक कॉज जो मास्ट सेल्स रिलीज होते हैं उसके अगेंस्ट काम करती है. मास्ट सेल स्टेबलाइजर, सोडियम क्रोमोकाइनेट, निडोक्रोमिल, सोडियम कीटोटिफिन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स में आते हैं आपके बैक्लोमेथासोन, बोडिसोनाइड्स और हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन. उसके बाद एंटी आईजीई. क्या होती है, आपकी वेरियस एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स रिएक्शन होती है. तो आईजीई मेनली हमारी एलर्जी कोज करता है. तो एलर्जी के कोज के अगेंस्ट जो एक्शन लेगी ड्रग्स उसको बोलते हैं एंटी आईजीई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. इसमें क्या आते हैं, ओमेलिजोबाम. नेक्स्ट है आपके ब्रोंकोडायलेटर. एड्रेनलिन क्या करते हैं, मेनली प्रोड्यूस करते हैं और पावरफुल आपके बीटा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करते हैं. ये मेनली यूज करते हैं एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा. जब किसको मामूली सा अस्थमेटिक अटैक हो जाता है तब हम ये सॉल्यूशन देते हैं. इट इज यूज्ड इन यूज डिक्लाइन ड्यू टू सीरियस कार्डियक साइड इफेक्ट. ये हम मना ही करते हैं मोस्टली क्योंकि इसका सीवियर कार्डियक साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है. अब हर एक ड्रग्स का अलग अलग खुद का मैकेनिज्म होता है, तो वो कैसे में काम करेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए टस्टिव, एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक और एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन. तो अब इनका बेसिक मैकेनिज्म क्या है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.